श्याम सुंदर काका के घर पर गांव का इकलौता लैंडलाइन था जो सभी का दुलारा था। अब उसी की वजह से तो दूर दराज के लोगों से बात हो जाया करते थे। कभी कभी अच्छी तो कभी बुरी खबर भी मिल जाते थे। कौन सा समय होगा आप समझ ही गए होंगे। शाम के 5 बजे हैं और श्याम सुंदर काका के घर का फोन बज रहा है। फोन की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि लगभग गांव के सभी लोगों को सुनाई देती थी। उन्होंने रखवाया भी खुले में ही था ताकि जैसे ही घंटी की आवाज़ बजे जिनके परिवार से लोग दूर हैं तैयार हो जाएं बात करने के लिए। कुछ ही देर में श्याम काका ने आवाज़ लगाई, माधव, अरे माधव, तुम्हारी बहन के ससुराल से फ़ोन आया है, ज़रा दौड़ कर आओ, कुछ बहुत ही खास बात करनी है तुमसे। माधव दौड़ता हुआ आता है और श्याम काका से कहता है, माफ़ करना काका, गायों को चारा डाल रहा था, वो सब बाद में बताना, पहले ये लो फ़ोन पर बात करो। दूसरी तरफ से दामाद जी बतिया रहे हैं। माधव की बहन शालिनी उसे मिर्गी के दौरे आते थे। ये बात उसके ससुराल वालों को पता थी। वैसे वो बहुत ही सुशील और सुंदर कन्या थी। दौरे की बात जानते हुए भी उन लोगों ने शालिनी से शादी के लिए हामी भरी। माधव फ़ोन लेता है, सब हालचाल ठीक है ना? सामने से आवाज़ आती है, हाँ यहाँ तो सब कुशल है, पर शालिनी को कल रात एक बार दौरा आया। वो कह रही थी कि उसकी कोई दवाई वहाँ अलमारी में पड़ी हुई है, तो आप उसे फ़ौरन लेकर आ सकते हैं क्या? अरे बाप रे, विदाई के समय में तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं अभी निकलता हूँ, रात के 7 बजे तक आपके पास पहुँच ही जाऊँगा। दूसरी ओर से दामाद जी की आवाज़ आती है, अरे कोई नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है, आप आराम से कल सुबह निकलिएगा। जी जैसा आप कहें, माधव ने कहा। माधव ने कह तो दिया कि वो कल सुबह आएगा, पर उसका जी नहीं मान रहा था। घर पर सबने कहा कि सुबह चले जाना, इतनी भी क्या घबराहट है। दामाद जी ने कहा ना कि वो संभाल लेंगे, पर नहीं। माधव ने रात का खाना 8 बजे ख़त्म किया, कुछ सामान जुटाने लगा। उसे शालिनी के घर लेकर जाना था। एक झोले में भरा, साथ में उसकी दवाइयाँ भी रख ली और फिर सोचने लगा कि अगर मैं अभी निकल जाता हूँ तो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा। घर में सब मना कर रहे हैं, पर माधव किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने साइकिल उठाई, झोला टांगा और निकल गया। हाईवे से होकर वो जा रहा था। घर से निकलते ही उसे 9:30-10 बज चुके थे। वो साइकिल की पैडल मारते हुए अपने झोले को संभाले जा रहा था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गिन चुनकर करीब 15-20 मिनट बाद ही एक गाड़ी आती थी। माधव अपनी ही धुन में बहन से मिलने की खुशी में आगे बढ़े जा रहा था। तभी अचानक उसके साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए। वो गिरते गिरते खुद को संभालते हुए साइकिल से उतरा। उसने देखा कि टायर पंचर हो चुके हैं। दूर दूर तक कोई पंचर की दुकान भी नहीं थे, इसलिए अब साइकिल पकड़ कर चलने लगा। इतने ज़्यादा अंधेरे में अकेले चलना बहुत बड़े जिगरे की बात होती है। हाईवे पर आए दिन कोई ना कोई घटना होती ही रहती है। अब उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगे, क्योंकि गांव में अक्सर बातें होती थी। जो लोग दुर्घटना में मर जाते हैं उनकी रूह वहीं आसपास घूमती रहती है। अमावस तो नहीं थे, पर बहुत अंधेरा था। मन ही मन में कुछ बतियाते हुए, कुछ सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगा। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। उसने सामने से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? माधव के जान में जान आए
कि चलो कोई तो साथी मिला, अब रास्ता कट जाएगा। अब उसका डर खत्म हो गया था। दोनों अपनी बातों में तल्लीन होते हुए आगे बढ़ रहे थे। माधव ने कहा, भाई आप कहाँ रहते हो और आप इतनी रात के कहाँ जा रहे हो? सामने वाले व्यक्ति ने कहा, मेरा गांव तो जलालपुर में है, पर पिछले कई सालों से मैं यहीं रहता हूँ। काम ही कुछ ऐसा है, क्या करूँ? इस पर माधव ने जवाब देते हुए कहा, भाई काम तो राम के बराबर होता है, वो तो करना ही चाहिए, वरना परिवार खाएगा क्या? और माधव ने भी अपनी सारी बातें बता दी कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इस पर उस आदमी ने पूछा, इतनी रात में निकल गए, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? माधव ने सोचा कि अगर सच बताया तो मुझे डरपोक कहकर ये चिढ़ाएगा और मुझ पर हंसेगा भी। झूठ बोलना ही उचित रहेगा। इस पर माधव ने जवाब देते हुए कहा, मैं अपने गांव का सबसे निडर आदमी हूँ। शमशान घाट में अकेले ही चला जाता हूँ। रात को 12 बजे वहाँ से घूम घूम कर चक्कर लगा कर आता हूँ। क्यों भाई, तुम डरते हो क्या? साथ में चलने वाले व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई, मैं तो भूतों से कुश्ती कर चुका हूँ। भूतों से क्या डरना। मेरे पिताजी बहुत बड़े पंडित हैं। बड़े बड़े आत्माओं को उन्होंने मुक्ति दिला दी है। वो तो मुझसे ऐसे भी डरते हैं। माधव मन ही मन सोच रहा था, जैसे मैं फेंक रहा हूँ वैसे ये भी फेंक रहा है। पकड़ने के सिवा कोई चारा तो नहीं। रात का राही रास्ता गुजर जाएगा। फिर वो अपने रास्ते में और मैं अपने रास्ते। दूसरे व्यक्ति ने फिर से एक बार पूछा, आप सचमुच नहीं डरते? इस पर माधव ने कहा, अब क्या प्रमाण पत्र दूं इस बात का? नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई है क्या? इस पर माधव ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, सरकार ने रास्ता तो बहुत अच्छा बनाया, पर बगल का फुटपाथ ऐसे बना दिया कि इतने कंकड़ पत्थर हैं, साइकिल की टायर ही पंचर हो गई। अच्छा लाओ, थोड़ी देर मुझे दो, मैं पकड़ कर चलता हूँ, तुम थक गए होगे। माधव ने उसे अपनी साइकिल पकड़ा दी। दोनों बातें करते करते जा रहे थे। इतने में ही सामने से एक ट्रक आ रहे थे। माधव ने कहा, ये ट्रक की लाइटें भी कितनी तेज होती है ना। उसने जैसे ही बगल में अपनी मुंडी घुमाई तो देखा साइकिल अपने आप ही चल रहे थे और उसे पकड़े हुए व्यक्ति को वो नजर ही नहीं आ रहा था। साइकिल चलाकर पसीने से तरबतर हुआ माधव इतनी गर्मी में भी बर्फ की तरह सुन्न पड़ रहा था। उसके हाथ पैर इतने ठंडे हो गए कि उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जैसे ही ट्रक आगे निकल गई, वो इंसान उसे फिर से दिखाई देने लगा। उसने थरथराते होठों के साथ कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, 3 साल पहले मेरा यहीं इसी ट्रक के नीचे आकर मौत हो गया था। मुझे नहीं पहचाना? मैं भूत हूँ। माधव बेहोश हो गया। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ जब उसे होश आया तो थोड़ा घबरा कर उठा। उसे समझने नहीं आया कि आखिर उस रात हुआ क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रवि को एक बार एग्ज़ाम देने राजस्थान जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने पर सिर्फ एक ही होटल में रूम मिल रहा था, एलिना होटल। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार नहीं था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। देखो,
मैं आपको उस होटल से कुछ पहले ही उतार दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही जाना होगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता, सब मना कर रहे हैं। साहब आप नए लगते हैं शहर में, आपको कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं? कुछ नहीं। आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। रवि होटल में पहुँचा। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, आप रवि होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, आपका रूम नंबर 105 ये रहा। और हाँ, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो उठना नहीं बस। कैसे उठेंगे भाई, इतना थके जो है। आपने आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगी? कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, काम हो जाएगा इसी से। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी वो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान इलाका, कमरे भी ज़्यादातर खाली ही थे। जैसे ही वो गहरी नींद में था, अचानक उसे पायल के छनछनाने की आवाज़ आई। तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन पर कहे लड़के की बात याद आ गई कि रात में उठना नहीं। वो चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे खाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ आ रही थी, क्या कोई टीवी भी ऑन था क्या, या फिर कुछ और? रिसेप्शन वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ देर उसने खाना खाया, जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे ये क्या, आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में ही कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी थी। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्ज़ाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्ज़ाम देने के बाद उस होटल जाकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम देने के बाद उसी होटल पर वो आ गया। शाम के 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी, तो इस पर उस लड़के ने कहा, सर मैं आपको आपके आईडी के बारे में याद दिलाने ही वाला था, ये लीजिए। रवि ने अपनी आईडी ली और उस होटल से निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे फिर से उसके कानों में पायल की आवाज़ टकराई हो। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि ट्रेन के समय में अभी वक्त है। वो वापस उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास गया और उसने पूछा, अच्छा, सुबह जब मैंने पूछा कि यहाँ पायल की आवाज़ आती है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कल रात को मैं लगातार पायल की आवाज़ सुन रहा था। इस पर वो लड़का रवि की बात को सुनकर जैसे अनसुना सा कर दिया और उस लड़के ने फिर कहा, सर आपको जाना चाहिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस पर रवि ने कहा, नहीं, मेरी ट्रेन में अभी वक्त है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पायल की आवाज़, आप अगर बताना नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए। जिस पर उस लड़के ने कहा, सर बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद रवि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफ़ी समय है। जिसके बाद उस लड़के ने बताना शुरू किया। रॉबर्ट और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ इस होटल का मालिक था। रॉबर्ट को भी वो यहीं पर काम पर रखता था, मतलब कि बिल्कुल एक पार्टनर जैसा। दरअसल इस होटल का असली मालिक जोसेफ ही था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलिना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ दोस्ती थी।
अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी बड़ी और सयानी नहीं हुई थी कि वो कंपनी का काम देख सके, इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ ज़रूरी बातें करता है। जोसेफ रॉबर्ट से कहता है, देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ मिलकर तुमने बहुत काम भी किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलिना को इस होटल का भार सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एलिना होटल के काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होटल को चलाने में मेरी बेटी की मदद करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी के मालिक है और तुम्हें एलिना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का आदमी था, लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर ज़रा भी शक नहीं होता। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी जगह उनकी बेटी एलिना होटल का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट के उसके साथ भी शामिल था। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलिना के पिताजी यानी कि जोसेफ गुजर गए। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तब तक एलिना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुके थे और वो अपने होटल के मुख्य काम अब रॉबर्ट को ना देकर खुद ही निपटा लेते थे। इससे रॉबर्ट को ये बात खल रही थी कि एलिना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम उसे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब कि वो उसे अब होटल के आधे हिस्से का भागीदार नहीं बनाना चाहती और वो उसे नीचे ही रखना चाहती है, जबकि एलिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। वो एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वो होटल के काम ज़्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे और फिर जो भी काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे वो दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वही होता है जो होना था। रॉबर्ट एलिना को इसी होटल में बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को इस होटल के एक दीवार के पीछे चुनवा देता है। हालांकि उसके कई दिनों के बाद रॉबर्ट पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान उसने सारा कुछ कबूल लिया और फिर उसे जेल हो गई। मगर कहते हैं कि तभी से इस होटल एलिना में एलिना की आत्मा भटकती रहती है। रिसेप्शन वाले लड़के की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आया कि कल रात वो पायल की आवाज़ किसकी थी। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुँचा। ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।